तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य था कहाँ, ये मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। तो ये जो आप देख रहे हैं मैप, तो ये आपको नीचे का जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये विजयनगर साम्राज्य का ये एरिया था। इसको आपको ध्यान से देखना है। और ये आप जो देख रहे हैं ये बहमनी साम्राज्य का था। इसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों पर। देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं जो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास बताते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों की चर्चा की है। अगर आपको डिटेल से पढ़ने हैं तो वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे मैंने डिटेल से चर्चा की है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बाबरनामा की। देखिए, बाबरनामा सबको पता है कि मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है, तो उसमें भी विजयनगर साम्राज्य का कुछ इतिहास मिलता है। दूसरा ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद जो ग्रंथ है वो तेलुगु भाषा में है और इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी, तो इसमें भी विजयनगर साम्राज्य का इतिहास मिलता है। अगला ग्रंथ है जाम्बती कल्याणम और इसकी रचना भी कृष्णदेव राय ने की थी संस्कृत भाषा में। अगला ग्रंथ है ऊषा परिणय। ऊषा परिणय की रचना भी कृष्णदेव राय ने ही की थी। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है, अमुक्तमाल्यद, जाम्बती कल्याणम, ऊषा परिणय, इन तीनों की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। और अगला ग्रंथ है क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनिज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना एक पुर्तगाली यात्री नूनिज ने की थी। तो इसमें भी विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की चर्चा की गई है। अगला ग्रंथ है अच्युत रायमयुदय और इसकी रचना अच्युत राय के दरबारी कवि राजनाथ डिमडिम ने की थी। इसको आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। और आखिरी स्रोत का नाम है ए फॉरगटन अंपायर और इस ग्रंथ की रचना सेवल ने की थी। कौन सेवल? जिसने तालीकोटा युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो इन सभी ग्रंथों में विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की चर्चा बहुत अच्छे से की गई है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मैंने यहां पे जो प्रमुख थे उन्हीं की चर्चा की है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के परिचय की। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने संत विद्यारण्य एवं श्रृंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे कहने का मतलब है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने क्या किया था कि एक संत थे जिनका नाम था विद्यारण्य और श्रृंगेरी मठ। देखिए, श्रृंगेरी मठ कहाँ है? कर्नाटक में है। तो वहां के एक मठाधीश थे, उनका नाम था विद्यातीर्थ। तो इन दोनों के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? हरिहर प्रथम ने और बुक्का प्रथम ने। विजयनगर का आधुनिक नाम हम्पी है, जो आधुनिक कर्नाटक राज्य में स्थित है। हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने संगम वंश की स्थापना अपने पिता संगम के नाम पर की थी। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। विजयनगर का आधुनिक नाम क्या है? हम्पी। और कहां है ये? कर्नाटक में है। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने संगम वंश की जो स्थापना की थी, तो वो किसके नाम पर की थी? अपने पिता संगम के नाम पर की थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराबिडु वंश ने शासन किया था। और इस वीडियो में मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? संगम वंश और सालुब वंश के बारे में। पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा तुलुब वंश और अराबिडु वंश के बारे में। अब यहां से शुरू करते हैं संगम वंश के राजाओं का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं हरिहर प्रथम के इतिहास पर। हरिहर प्रथम को संगम वंश का पहला शासक माना जाता है। विजयनगर राज्य की पहली राजधानी एनेगोंडी में थी, परंतु बाद में विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाया गया था। एनेगोंडी आधुनिक कर्नाटक में है और विजयनगर में आपको बता चुका हूं कि विजयनगर भी कर्नाटक में है, लेकिन उसका नाम हम्पी है।
विजयनगर राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। इसको आपको ध्यान रखना है कि राजभाषा क्या थी, तेलुगु थी। हरिहर प्रथम की अगर शासनकाल की बात करें तो 1336 से 1356 ईस्वी के मध्य में हरिहर प्रथम का शासनकाल था। तो ये तो था हरिहर प्रथम का इतिहास। अब बात करते हैं बुक्का प्रथम के इतिहास पर। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो यहां पर वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी, बुक्का प्रथम ने धारण की थी, और इसको भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। बुक्का प्रथम को अभिलेखों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम ने विजयनगर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा विजय मानी जाती है। बुक्का प्रथम ने वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य को संरक्षण प्रदान किया था। तो यहां पर वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य को किसने संरक्षण प्रदान किया था, बुक्का प्रथम ने संरक्षण प्रदान किया था। भाष्यकार का क्या मतलब होता है, भाष्यकार का मतलब होता है सूत्रों की व्याख्या करने वाला लेखक, उसी को भाष्यकार कहा जाता है। बुक्का प्रथम का शासनकाल था 1356 से 1377 ईस्वी के मध्य में बुक्का प्रथम का शासनकाल था। तो ये तो था बुक्का प्रथम का इतिहास। देखिए बुक्का प्रथम के शासनकाल से जो जो इंपॉर्टेंट था वही मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। अब बात करते हैं हरिहर द्वितीय के इतिहास पर। हरिहर द्वितीय ने राजाधिराज और राज्य परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। देखिए राजाधिराज, इसका मतलब होता है राजाओं का राजा, सम्राट कह सकते हो। राज्य परमेश्वर, देखिए राज्य परमेश्वर का मतलब होता है, परमेश्वर का मतलब तो सभी पता है, राज्य का मतलब है कि उस राज्य का भगवान कह सकते हो आप। ये किसने उपाधि धारण की थी, हरिहर द्वितीय ने की थी, या फिर संचालक कह सकते हो, राज्य का संचालक। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष के उपासक थे। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण हरिहर द्वितीय को राजव्यास और राज वाल्मीकि भी कहा जाता था। हरिहर द्वितीय के मुख्यमंत्री वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य थे। तो यहां पर मुख्यमंत्री कौन थे, सायणाचार्य थे। किसके मुख्यमंत्री थे, हरिहर द्वितीय के। हरिहर द्वितीय के एक अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। देखिए माधव विद्यारण्य उस समय के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक माने जाते थे, और इसीलिए एक अभिलेख में कहा गया है सर्वोच्च प्रकाश का अवतार। किसको कहा गया है, माधव विद्यारण्य को कहा गया है। और किसके अभिलेख में कहा गया है, हरिहर द्वितीय के अभिलेख में कहा गया है। हरिहर द्वितीय के सेनापति ईरुगापा थे, जिन्होंने नानार्थ रत्नमाला नामक पुस्तक की रचना की थी। हरिहर द्वितीय का शासनकाल था 1377 से 1404 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था हरिहर द्वितीय का इतिहास। अब बात करते हैं देवराय प्रथम के इतिहास पर। देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की विशेष उन्नति हुई। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और नहरों का निर्माण भी करवाया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कांटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो निकोलो कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। निकोलो कांटी ने लिखा है विजयनगर के बारे में, बहु विवाह प्रथा, सती प्रथा और दास प्रथा का खूब प्रचलन था। देखिए यहाँ पर बहु विवाह प्रथा, इसका क्या मतलब होता है। देखिए बहु विवाह प्रथा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी जितनी वो चाहे उतनी कर सकता है। सती प्रथा के बारे में मैं अपने बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसका मतलब होता है कि मानो कोई है, उसकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद उसका अगर पति मर जाए तो उस महिला को क्या किया जाता था कि उसका मुंडन करके उसी पति की चिता में जिंदा उसको जला दिया जाता था। उसी को सती प्रथा कहा जाता था। दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा वो होती है कि अपने घर में दासों को रखना, यानी कि गुलामों को रखना, उसी को दास प्रथा कहा जाता था। और दास प्रथा का खूब प्रचलन था विजयनगर में। तो इसकी जानकारी किसने दी है, निकोलो कांटी ने अपने लेखों में दी है।
देवराय प्रथम के दरबार में तेलुगु के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था श्रीनाथ, और श्रीनाथ ने ही हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। देवराय प्रथम के बाद रामचंद्र और विजय शासक हुए, लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए, इसीलिए मैंने केवल इनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था देवराय प्रथम का इतिहास। और अब बात करते हैं देवराय द्वितीय के इतिहास पर। देवराय द्वितीय को गजबेटकर और प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला, और ऐसा माना जाता है कि देवराय द्वितीय स्वयं को इंद्र का अवतार कहलवाना बहुत पसंद करते थे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान के शासक शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। देखिए, अब्दुल रज्जाक के बारे में भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के शासनकाल में की थी। देवराय द्वितीय ने नाटक सुधा नीति और ब्रह्मा सूत्र पर एक टीका की रचना की थी। देवराय द्वितीय ने प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की थी। सार्वभौम का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी का कवि। तो यहां पर ये उपाधि किसको प्रदान की गई थी? श्रीनाथ को प्रदान की गई थी। देवराय द्वितीय के बाद विजय द्वितीय शासक हुए, लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ था। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था देवराय द्वितीय का इतिहास। और अब बात करते हैं मल्लिका अर्जुन के इतिहास पर। मल्लिका अर्जुन ने भी गजबेटकर और प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की थी। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में चीनी यात्री माहुयान ने विजयनगर की यात्रा की थी। मल्लिका अर्जुन का शासनकाल 1446 से 1465 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था मल्लिका अर्जुन का इतिहास। अब बात करते हैं विरूपाक्ष द्वितीय के इतिहास पर। विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसको आपको याद रखना है कि संगम वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को माना जाता है। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी, और इसके बाद प्रौढ़ देवराय शासक हुए, परंतु वह अयोग्य शासक थे, जिसका लाभ चंद्रगिरी के गवर्नर सालुब नरसिंह ने उठाया और राज्य सत्ता पर अधिकार कर विजयनगर में सालुब वंश की नींव डाली थी। तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि सालुब वंश की नींव किसने डाली थी? सालुब नरसिंह ने डाली थी, जो कि चंद्रगिरी के गवर्नर थे। विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल 1465 से 1485 ईस्वी के मध्य में था। संगम वंश का शासनकाल 1336 से 1485 ईस्वी के मध्य में था। तो यहां से संगम वंश का इतिहास होता है खत्म। और अब बात करते हैं सालुब वंश के इतिहास पर। तो सालुब वंश के इतिहास में सबसे पहले बात करते हैं सालुब नरसिंह के इतिहास पर। सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने 1485 ईस्वी में की थी। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सालुब नरसिंह ने 1485 में सालुब वंश की स्थापना की थी। सालुब वंश विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजवंश था। पहला राजवंश कौन था? संगम वंश, जिसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। और दूसरा राजवंश कौन था? सालुब वंश। तीसरा तुलुक वंश और चौथा अरबीडू वंश था। सालुब नरसिंह के बाद इमाडी नरसिंह शासक हुआ, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में कर विजयनगर साम्राज्य में तीसरे राजवंश तुलुक वंश की स्थापना की थी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी? यहां पे वीर नरसिंह ने की थी। और कब की थी? 1505 ईस्वी में की थी। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। सालुब नरसिंह का शासनकाल 1485 से 1490 ईस्वी के मध्य में था। तुलुक वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था, और इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की थी। देखिए यहां पर तीसरा राजवंश कौन था? तुलुक वंश। पहला संगम, दूसरा सालुब और तीसरा तुलुक और चौथा अरबीडू वंश था। तुलुक वंश में कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया था, और कृष्णदेव राय को तुलुक वंश का सबसे शक्तिशाली एवं
महानतम शासक माना जाता है। तुलुप वंश का शासनकाल 1505 से 1565 ईस्वी के मध्य में था। तो आपको यहां से क्या याद रखना है कि तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की थी और कुल 6 शासक हुए और 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया था। कृष्णदेवराय को सबसे महान शासक माना जाता है तुलुप वंश का, और तुलुप वंश का शासनकाल 1505 से 1565 ईस्वी के मध्य में था। बस आपको यहां से इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं वीर नरसिंह के इतिहास पर। वीर नरसिंह को तुलुप वंश का संस्थापक माना जाता है। एक ही बात है, स्थापना इन्होंने ही की थी, तो इसीलिए संस्थापक भी वीर नरसिंह को ही माना जाता है। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी। वीर नरसिंह ने विवाह कर को न लेने का आदेश दिया था। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको ध्यान रखना है कि पहले विवाह कर लिया जाता था, लेकिन वीर नरसिंह ने क्या किया था कि विवाह कर को न लेने का आदेश दिया था। वीर नरसिंह का जो शासनकाल था वो 1505 से 1509 ईस्वी के मध्य में था। मैं आपको बता दूं कि ये जो शासनकाल है ये निश्चित नहीं होते हैं। अगर आप किताबें जैसे ही चेंज करोगे, किसी और राइटर की किताबें पढ़ोगे, तो उनमें आपको अलग अलग ये शासनकाल मिलते हैं। तो वीर नरसिंह के शासनकाल से आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि विवाह कर को न लेने का आदेश किसने दिया था? वीर नरसिंह ने दिया था। और तुलुप वंश का संस्थापक भी वीर नरसिंह को माना जाता है, और वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी। ये 3 चीजें आपको वीर नरसिंह के शासनकाल से याद रखनी है। अब बात करते हैं कृष्णदेवराय के इतिहास पर। कृष्णदेवराय ने 8 अगस्त 1509 ईस्वी को सिंहासन प्राप्त किया था। मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो तारीख लिखी होती है ये निश्चित नहीं होती है। आपको अलग अलग किताबों में ये अलग अलग तारीख मिल जाएगी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को सभी हिंदू शासकों में सबसे शक्तिशाली बताया गया है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है क्या कि बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा है, मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है, तो उस आत्मकथा में क्या कहा गया है कि जितने भी भारत में हिंदू शासक हैं उन सभी हिंदू शासकों में अगर कोई शक्तिशाली है तो वो कृष्णदेवराय को बताया गया है बाबरनामा में। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन राज्य स्थापनाचार्य, विष्णुचित्त और तेलुगु भोज की उपाधियां धारण की थी। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है? आंध्र भोज की उपाधि ये आपको याद रखनी है, आंध्र पितामह की और तेलुगु भोज, ये 3 उपाधियां यहां पे आपको ध्यान रखनी है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी। इसके बारे में ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। डोमिंगो पायस और बारबोसा ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर वहां से बालकृष्ण की एक मूर्ति विजय स्मारक के रूप में प्राप्त की थी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृष्णदेवराय ने क्या किया था कि उस समय उड़ीसा के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनके ऊपर आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया और विजय के तौर पर एक बालकृष्ण की मूर्ति वहां से वो ले आए थे। कृष्णदेवराय के राजगुरु व्यासराज थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को माना जाता है। कृष्णदेवराय ने नागलपुर और हासपेट नामक नगरों की स्थापना की थी। देखिए, नागलपुर और हासपेट ये दोनों ही आधुनिक कर्नाटक में है, तो इनको आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ये कहां है? कर्नाटक में है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, और अष्टदिग्गज कवियों में से पेडान्ना नामक कवि प्रमुख थे, और पेडान्ना ने ही स्वरचित संभव और मनुचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाले पार्ट 1 में की थी, शुरुआत में जब आपको मैं पढ़ा रहा था विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, तब मैंने इन ग्रंथों की वहां पे चर्चा की थी। तो ये आपको यहाँ पे जरूर याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्या,
और संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और ऊषा परिणय नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो कृष्णदेव राय ने की थी। किस भाषा में की थी, तेलुगु भाषा में की थी। तो इनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था और ये सभी आधुनिक कर्नाटक में हैं। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय शासक हुए और कृष्णदेव राय का शासनकाल माना जाता है 1509 से 1529 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। तो जितना इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तभी मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब बात करते हैं अच्युत राय के इतिहास पर। अच्युत राय ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। पहला जो राज्याभिषेक करवाया था वो तिरुपति में करवाया था। तिरुपति आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा जो राज्याभिषेक करवाया था वो कालाहस्ती में करवाया था और कालाहस्ती भी आंध्र प्रदेश में है। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज ने भारत की यात्रा की थी तथा उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नाज नूनिज में विजयनगर के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्रदान की है। इस ग्रंथ की भी मैंने चर्चा अपने पार्ट 1 में शुरुआत में की थी। अच्युत राय का विवाह है पांड्य राजकुमारी वरदाम्बिका से हुआ था। अच्युत राय के दरबारी कवि राजनाथ डिमडिम थे जिन्होंने अच्युत रायमुदय नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इनके बारे में भी मैंने अपने पार्ट 1 में बताया था आपको। अच्युत रायमुदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, राजनाथ डिमडिम ने की थी। और ये किसके दरबारी कवि थे, ये अच्युत राय के दरबारी कवि थे। अब बात करते हैं सदाशिव राय के इतिहास पर। सदाशिव राय के शासनकाल में वास्तविक जो सत्ता थी वो राम राय के हाथों में थी। आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है कि सदाशिव राय जो शासक थे वो केवल नाम मात्र के शासक थे। वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी, राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध सदाशिव राय के शासनकाल में ही हुआ था। देखिए इस युद्ध को तालीकोटा भी नाम से जाना जाता है और राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राक्षसी तांगड़ी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि राक्षसी तांगड़ी गांव के पास में ये युद्ध हुआ था, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने तालीकोटा युद्ध के नाम से लिखा हुआ है। एक ही बात है। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का जब युद्ध हुआ था तो उस समय विजयनगर के शासक कौन थे, सदाशिव राय थे। परंतु विजयनगर की सेना का जो नेतृत्व था वो किसके हाथों में था, वो राम राय के हाथों में था, क्योंकि वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी, राम राय के हाथों में थी। दूसरी तरफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना का नेतृत्व अली आदिल कर रहा था। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अगर अंत में ना मिले तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजयनगर की बुरी तरह पराजय हुई। अहमदनगर के शासक निजाम हुसैन ने राम राय की हत्या कर चिल्लाया, अब मैंने तुमसे बदला ले लिया है, अल्लाह जो सजा देना चाहे दे। यहां पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। तो यहां पे युद्ध कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 को हुआ था और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो डेट है वो आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं 1565 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था और इसमें विजयनगर की पराजय हुई थी और यकीनन विजयनगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। तो किसके द्वारा कर दिया गया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाओं के द्वारा। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। इस युद्ध में राम राय का दूसरा भाई वेंकटाद्रि भी मारा गया और राम राय का तीसरा भाई तिरुमल सदाशिव राय को लेकर पेनुकोंडा आ गया और वहीं से विजयनगर का शासन
चलाने लगा था। तो पेनुकोंडा कहाँ है? पेनुकोंडा भी आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। तो यहां पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। इस युद्ध में पराजय के बाद सदाशिव राय ने क्या किया कि विजयनगर को छोड़ के पेनुकोंडा आ गए। पेनुकोंडा आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, तो वहीं से वो विजयनगर का शासन चलाने लगे थे। क्यों? क्योंकि विजयनगर को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था सेनाओं के द्वारा। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ए फॉरगटन अंपायर पुस्तक के लेखक सेवेल ने तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राक्षसी तांगड़ी के युद्ध को किसने अपनी आंखों से देखा था? तो सेवेल ने अपनी आंखों से देखा था, और सेवेल ने ही ए फॉरगटन अंपायर नामक पुस्तक की रचना की थी। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के बाद विदेशी यात्री सीजर फेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की थी। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा युद्ध के बाद किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो उसमें नाम किस किस का आता है? बारबोसा का आता है, नूनिस का आता है, सेवेल का आता है और सीजर फेडरिक का आता है। तो इसीलिए सीजर फेडरिक को याद रखें कि इसने ही तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की यात्रा की थी। 1570 ईस्वी में सदाशिव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में एक नए राजवंश अराबीडु वंश का प्रारंभ हुआ था। सदाशिव राय का शासनकाल माना जाता है 1542 से 1570 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। सदाशिव राय के शासनकाल से अगर आपको कुछ याद रखना है तो केवल एक ही चीज याद रखनी है कि तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो सदाशिव राय के शासनकाल में हुआ था। बस आपको इतना ही याद रखना है सदाशिव राय के शासनकाल से। अब बात करते हैं अराबीडु वंश के इतिहास पर। अभी मैं बात कर रहा था तुलु वंश के इतिहास पर, तो सबसे पहले बात करते हैं तिरुमल के इतिहास पर। अराबीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने 1570 ईस्वी में पेनुकोंडा में की थी। तो कहां की थी? पेनुकोंडा में की थी। किसकी स्थापना? अराबीडु वंश की स्थापना की थी। और तिरुमल किसके भाई थे? राम राय के भाई थे, जिसकी मृत्यु किसमें हुई थी? तालीकोटा युद्ध में हो गई थी। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसी समय विजयनगर की राजधानी पेनुकोंडा को बनाया गया था। तो विजयनगर की राजधानी किसको बनाया गया था? पेनुकोंडा को। और पेनुकोंडा आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, मैं आपको ये बता चुका हूं। तिरुमल ने पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक की उपाधि धारण की थी। देखिए, पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक की जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी? तिरुमल ने धारण की थी। तिरुमल के दरबारी कवि भट्टामूर्ति थे, जिन्होंने बसु चरितम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो तिरुमल को ही समर्पित है। तिरुमल के पश्चात रंग प्रथम शासक हुए, जिनका शासनकाल 1572 से 1585 के मध्य में था। लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं हुआ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए, तो इसीलिए मैंने यहां पर केवल इनका नाम लिखा हुआ है। तिरुमल का शासनकाल 1570 से 1572 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं वेंकट द्वितीय के इतिहास पर। वेंकट द्वितीय को अराबीडु वंश का महानतम शासक माना जाता है। तो ये आपको यहां पे पॉइंट याद रखना है कि वेंकट द्वितीय को किस वंश का महानतम शासक माना जाता है? अराबीडु वंश का महानतम शासक माना जाता है। वेंकट द्वितीय ने 1598 ईस्वी में चंद्रगिरी में ईसाई पादरियों को गिरजाघर बनाने तथा ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की थी। वेंकट द्वितीय ने पेनुकोंडा के स्थान पर चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहां से राजधानी को स्थानांतरित करके, पेनुकोंडा से स्थानांतरित करके चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। किसने? वेंकट द्वितीय ने। और चंद्रगिरी कहां है? ये भी आधुनिक आंध्र प्रदेश में ही है। वेंकट द्वितीय के बाद रंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय और रंग तृतीय शासक हुए, परंतु इनके शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसीलिए मैंने केवल यहां पर इनके नाम लिखे हुए हैं। रंग तृतीय को अराबीडु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि रंग तृतीय को अराबीडु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। वेंकट द्वितीय का शासनकाल था 1586 से 1614 ईस्वी के मध्य में था।
अराबीडू वंश का शासनकाल 1570 से 1652 ईस्वी के मध्य में था। अगर कहीं भी ये चर्चा की जाए कि अराबीडू वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1570 से 1652 ईस्वी के मध्य में था। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और रंग तृतीय को अराबीडू वंश का अंतिम शासक माना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। विजयनगर का शासन वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित था और उसका मूल आधार निरंकुश राजतंत्र था। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे कोई राजा है, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इस चीज को वंशानुगत कहा जाता है। तो ठीक है, यहां पे आपको ये समझना है। और निरंकुश राजतंत्र पे आधारित था विजयनगर साम्राज्य का जो मूल आधार है वो। कृष्णदेव राय अपने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो, तभी देश में लोग राजा के कल्याण की कामना करेंगे और राजा का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील और समृद्धशाली होगा। तो ये कहां लिखा है? अमुक्तमाल्यद ग्रंथ में लिखा है। और किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा हुआ है। विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन 3 परिषदों में बटा हुआ था। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि विजयनगर का जो केंद्रीय प्रशासन था वो कितने परिषदों में बटा हुआ था। तो वहां पर 4, 6, 3 इस तरह का लिखा हुआ था। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं राज्य परिषद के बारे में। यह राजा की सलाहकार समिति होती थी और इसका सर्व प्रमुख कार्य राजा को सलाह देना तथा राजा का राज्याभिषेक करना होता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत युवराज के राज्य अभिषेक को पट्टाभिषेकम कहा जाता था। तो आपको ये यहां पर ध्यान रखना है कि राज्य परिषद जो होती थी उसका काम क्या होता था? राजा को सलाह देना और राज्य अभिषेक करना, ये काम होता था। नंबर 2 की बात करें तो मंत्री परिषद होती थी। इसका जो प्रमुख अधिकारी जो होता था वो प्रधानी और महाप्रधानी कहलाता था। लेकिन जब इसकी बैठक होती थी और उसका जो अध्यक्ष होता था उसे सभा नायक कहा जाता था। इस चीज को आपको यहां पे ध्यान से समझना है। नंबर 3 सामान्य परिषद होती थी। इसका सर्व प्रमुख कार्य होता था राजा को परामर्श देना होता था, लेकिन इसकी जो परामर्श है या सलाह है उसको राजा मानेगा कि नहीं मानेगा ये राजा के ऊपर डिपेंड करता था। तो यहां पर इन 3 परिषदों के बारे में मैंने चर्चा की, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। इनके जो कार्य हैं वो भी ध्यान रखना है। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जो विजयनगर साम्राज्य का था वो मंडल, कोट्टम, बलनाडु, नाडु, मेलग्राम और यग्राम में बटा हुआ था। मंडल को कहीं कहीं मंडलम भी लिखा हुआ है। मंडलम का मतलब है राज्य, कोट्टम या बलनाडु इसका मतलब है जिला, नाडु का मतलब है यहां पे तहसील, मेलग्राम का मतलब है कि 25 गांवों का समूह है। ग्राम या और एक ही बात होती है, गांव को कहा जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पर नाडु को कुछ इतिहासकारों ने जिला लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकारों ने तहसील लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है, क्योंकि बाद में आप कोई किताब में पढ़ोगे फिर आप नीचे कमेंट करोगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। पहले राज्य, फिर जिला, फिर तहसील, फिर 25 ग्रामों का समूह जिसे मिलग्राम कहा जाता था, और सबसे लास्ट में होता था ग्राम। ग्राम को कहीं कहीं उर भी लिखा हुआ है। उर या ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस चीज को आपको समझना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, उर या ग्राम थी। स्थानीय प्रशासन के अगर बारे में बात करें तो सभा और नाडु विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी। ब्रह्मादय ग्राम की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। तो ये आपको यहां पर समझना है कि जो ब्रह्मादेव जो गांव होते थे और उनमें जो सभाएं होती थी उन सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य जातियों वाले गांवों की सभाओं को उर कहा जाता था। नाडु यानी कि तहसील ग्रामों की एक बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी और उसकी बैठक तहसील स्तर पर की जाती थी।
आयंगर व्यवस्था, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान से यहां पर समझना है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गांव में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह बनाया जाता था और उसी समूह को आयंगर कहा जाता था। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आयंगर व्यवस्था के बारे में वैसे भी बहुत सारे बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और वैसी जो हमारी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें भी इसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो प्रत्येक गांव में क्या होता था कि 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह बनाया जाता था और उसी समूह को क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था के अनुसार सेंतेओबा, बंगाल निरीक्षक, नृत्यकर, महानायकाचार्य आदि प्रमुख अधिकारी माने जाते थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि सेंतेओबा, बंगाल निरीक्षक और नृत्यकर और महानायकाचार्य इनको प्रमुख अधिकारी माना जाता था। वैसे तो 12 होते थे, लेकिन 12 में से इनको सबसे प्रमुख माना जाता था। सैन्य प्रशासन के अगर बारे में बात करें तो विजयनगर जो राज्य में एक विशाल सेना थी और सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था। प्रमुख दंडनायक अथवा सेनापति सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रशासन के बारे में ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, सेना और स्थानीय पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था, जिसके लिए गरीब मजदूरों की लड़कियों को बलपूर्वक वेश्यालयों में भेजा जाता था। देखिए, ये कितनी बात सच है इसके बारे में ना तो मैं पुष्टि कर सकता हूं ना आप लोग कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो जानकारी है वो किसने दी है? ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने दी है। अब्दुल रज्जाक ने ऐसा लिखा है कि जो सेना का जो वेतन होता है, जो पुलिस का जो वेतन होता है, वो कहां से दिया जाता है? वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता है। और वेश्यालयों में जो गरीब और मजदूर जो वर्ग होता था, उनकी लड़कियों को बलपूर्वक उनमें भेजा जाता था। ये जानकारी किसने दी है? अब्दुल रज्जाक ने अपने लेखों में दी है। न्याय व्यवस्था, अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और न्याय हिंदू ग्रंथों के अनुसार किया जाता था तथा ब्राह्मण सभी दंडों से मुक्त थे। राजस्व प्रशासन, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि शिष्ट किसको कहा जाता था? भूमि कर को कहा जाता था। और लगान वसूली विभाग को 8वन कहा जाता था तथा लगान वसूली दर 1/3 से 1/6 के मध्य में वसूल किया जाता था। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 1/3 से 1/6 के मध्य में वसूल किया जाता था और वसूली विभाग को क्या कहा जाता था? 8वन कहा जाता था। देखिए, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने उसी चीज को हाईलाइट किया हुआ है जो प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक है। विजयनगर साम्राज्य में चावल मुख्य कृषि उपज थी और विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि पर आधारित था। काली मिर्च और अदरक का विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात किया जाता था तथा विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट था। कालीकट आधुनिक केरल में है, जिसका नाम है कोझिकोड। अब बात करते हैं भूमि विभाजन के बारे में। नंबर 1, भंडारवाद। यह भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में होती थी। नंबर 2, ब्रह्मादेय। यह भूमि ब्राह्मणों को धार्मिक दान में दी जाने वाली भूमि होती थी। नंबर 3, अमरम। यह भूमि सैनिकों को वेतन स्वरूप दी जाती थी। नंबर 4, कुटिग्गी। यह पट्टे पर दी गई भूमि होती थी। अब बात करते हैं मुद्रा व्यवस्था के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह था। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फणम कहा जाता था तथा चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो सोने के छोटे छोटे सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रताप या फणम कहा जाता था। और जो चांदी के छोटे छोटे सिक्के होते थे उन्हें तार कहा जाता था।
हरिहर के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुण, तुलुप वंश के सिक्कों पर वैल, गरुण, लक्ष्मी नारायण और अराबीडू वंश के सिक्कों पर वैष्णव अनुयायियों की आकृतियां अंकित थीं। दास प्रथा। देखिए, दास प्रथा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का बहुत प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों को खरीदा और बेचा जाता था, यानी कि क्रय और विक्रय किया जाता था और उसको बेसबग कहा जाता था। इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बेसबग कहा जाता था। अब बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कैसी थी। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी और 1354 का एक अभिलेख पाया गया है और उस अभिलेख के अनुसार बाल विवाह और सती प्रथा का खूब प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। विधवा स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और मंदिरों में देव पूजा के नाम पर 12 से 16 वर्ष की लड़कियों को देवदासी बनाया जाता था, जिसका उल्लेख बारबोसा, नूनिज और सीजर फेडरिक ने अपने लेखों में आंखों देखा वर्णन किया है। देखिए, देवदासी के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये प्रथा तो अभी भी दक्षिण भारत में प्रचलित है, तो उसमें मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। अगर धर्म की बात की जाए कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा धर्म प्रचलित था, तो विजयनगर के जो शासक थे वो शैव धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर का प्रमुख त्योहार था वो महानवमी का त्योहार था। तो इसको आपको यहां पे ये चीज समझना है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के साहित्य पर। संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथों महानाटक, सुधानीति और ब्रह्मा सूत्र पर एक टीका की रचना की थी। हालांकि इसकी चर्चा मैं अपने पार्ट 1 में कर चुका हूं। सालो वंश के शासक कृष्णदेव राय ने जाम्बती कल्याणम और ऊषा परिणय की रचना संस्कृत में की थी। कृष्णदेव राय ने ही तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी और कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल माना जाता है। हालांकि इन सभी चीजों की चर्चा मैं अपने पिछले वाले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं दोबारा से कर रहा हूं। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला एवं संस्कृति के बारे में। स्थापत्य कला के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर और कांचीपुरम में वरदराज मंदिर तथा एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम वास्तुकला शैली को मधुरा शैली कहा जाता है। देखिए, अंतिम वास्तुकला शैली को क्या कहा जाता है? मधुरा शैली कहा जाता है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि इसको एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था। और कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण, चिदंबरम मंदिर का निर्माण और कांचीपुरम में वरदराज मंदिर का निर्माण तथा एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्रकला। विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चित्रकला को लिपाक्षी के नाम से जाना जाता है और नृत्य और संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी, उसे यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं संगीत ग्रंथ पर। तो देखिए, वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र था। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि वीणा क्या था? सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। रामराय के संरक्षण में राम अमात्य ने स्वर मेल कलानिधि नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। कृष्णदेव राय के दरबारी संगीत कवि लक्ष्मी नारायण थे जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, वीणा को स्वर मेल कलानिधि, संगीत सार, संगीत सूर्योदय, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इन सभी को आपको
ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रश्न बनते हैं विजयनगर साम्राज्य से तो कला एवं संस्कृति से ही बनते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि कहीं कुछ अधूरा रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।